एक असंभव सम्मोहन। एक समय की बात है, वहां एक राजा था जिसकी प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी और वो भी उन्हें दिलो जान से प्रेम करता था। उसका जीवन बहुत सुखी था और उसे विवाह करने के विचार से ही बहुत नफरत थी और उसे प्रेम करने की जरा भी चाहत महसूस नहीं हुई। उसकी प्रजा उससे विनती करती थी कि वो विवाह कर ले और अंत में उसने वादा किया कि वो ऐसा करने की कोशिश करेगा। तो उसने फैसला किया कि वो पूरे देश का भ्रमण करेगा अपनी प्रेमिका से मिलने की उम्मीद में। तो वो प्रेम की तलाश में निकल पड़ा। उसकी सेवा में सिर्फ एक ही अधिकारी था जो इतना चतुर तो नहीं था पर बहुत समझदार था। राजा ने बहुत से देशों की यात्रा की, वो सब करते हुए जिससे उसे प्रेम हो सके, पर सब व्यर्थ रहा। 2 साल की यात्रा के बाद उसने अपने घर की तरफ रुख किया। अचानक उन्होंने चिल्लाती हुई बिल्लियों की आवाज सुनी। ये भयानक शोर और करीब आता गया जब तक उन्होंने 100 स्पेनिश बिल्लियों को ना देखा जो पेड़ों के जरिए चढ़ उतर रही थी। सभी एक ही दिशा में दौड़ती हुई। उनके पीछे दौड़ रहे थे 2 विशाल लंगूर जो बैंगनी सूट पहने हुए थे और सवारी कर रहे थे इंग्लिश मैस्टिफ कुत्तों की, और तुरही से बहुत चीखता हुआ शोर मचा रहे थे। मैं एक विशाल लंगूर हूँ बैंगनी सूट में जो सवार है इंग्लिश मैस्टिफ पर, जिनके पीछे है 20 से भी ज्यादा बौने जो सवारी कर रहे थे भेड़ियों और बिल्लियों की, और वो सभी बैंगनी रंग के रेशमी कपड़े पहने थे लंगूरों की तरह। राजा और उसका सेवक ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कुछ क्षण के बाद एक खूबसूरत नौजवान महिला जो शेर पर सवार थी नजर आई। एक बार जब राजा की नजर उस पर ठहरी, उस पर सम्मोहन सा छा गया और वो दिल दे बैठा। वो सुंदरता की छवि भला कौन थी? उसे ये देखकर खुशी हुई कि उसका एक बौना बाकियों से पीछे रह गया था। वो औरत कौन थी जो शेर की सवारी कर रही थी? राजकुमारी मोटिनोसा, उस राजा की पुत्री जिसके देश में तुम हो। उसे शिकार करने का बहुत शौक है और इस वक्त वो एक खरगोश का पीछा कर रही है। राजा के किले का रास्ता कहाँ है? जल्दी बताओ। कुछ घंटों में वो राजधानी पहुंच गया। उसने तुरंत स्वयं को राजा और रानी के सामने पेश किया। अपने खुद के नाम का और अपने देश का जिक्र करते हुए उसका तहे दिल से स्वागत किया। एक सफल शिकार के लिए बधाई हो राजकुमारी। उसने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। कई बार लगता था कि वो बोलने ही वाली है, पर ऐसा जब भी होता तो उसकी माता या पिता तुरंत ही उस बातचीत में शामिल हो जाते। वो इतनी सुंदर है, क्या कभी तुमने अपने जीवन में ऐसी छवि नहीं देखी है? तुम बेचैन क्यों हो? मुझे विश्वास है राजकुमारी इतनी सुंदर तो है। अवश्य ही है वो, पर प्रेम में खुश रहने के लिए सुंदरता से ज्यादा की आवश्यकता होती है। वैसे सच बताऊं तो उसके भाव मुझे काफी ज्यादा कठोर लगे। ये बकवास है, वो बस गर्व और गरिमा है और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। जहां तक मुझे लगता है उसे बोलने से रोकने के लिए जो उसे महत्व दिया गया वो काफी संदेह उत्पन्न करता है। अधिकारी के कथन बहुत ही समझदारी के थे, पर इस तरह का विरोध इंसान के दिल में प्रेम और बढ़ा देता है। और अगले ही दिन उसने राजकुमारी मोटिनोसा के हाथ के लिए विनती की। ये उसे 2 शर्तों पर दिया गया। पहली ये कि शादी अगले ही दिन होनी चाहिए, और दूसरी ये कि उसे राजकुमारी से तब तक बात नहीं करनी होगी जब तक कि वो उसकी पत्नी नहीं बन जाती। अपने अधिकारी के विरोध के बावजूद वो सहमत हो गया। तो पहला शब्द जो उसने अपनी दुल्हन को बोलते हुए सुना वो ये था, हाँ। वो उनके विवाह पर बोली। अधिकारी का डर सच साबित हुआ। नौजवान रानी ने स्वयं को पूरे दरबार में अप्रिय, अपमानित और बुरा बना लिया था। एक दिन जब वो बाहर सवारी पर जा रही थी, वो एक गरीब बूढ़ी औरत से मिली जो सड़क पर चल रही थी, जिसने प्रणाम किया और चलती रही। फिर रानी चिल्लाई, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं रानी हूँ? तुम्हें जुर्रत कैसे नहीं हुई मुझे गहराई से प्रणाम ना करने की? मोहतरमा,
मैंने कभी सीखा नहीं कि प्रणाम को कैसे मापते हैं, पर मेरी जरा भी मंशा नहीं थी कि मैं सही आदर से चूक जाऊं। उसे जवाब देने की जुर्रत हुई। उसे मेरे घोड़े से बांध दो और मैं उसे शहर के सबसे बड़े नृत्य गुरु के पास ले जाऊंगी कि वो उसे सिखाए कि कैसे प्रणाम किया जाता है। परियां मेरी सुरक्षा करती हैं। परियां मेरी सुरक्षा करती हैं। बांधो उसे। ठीक है, पर तुम्हें चेतावनी दी गई है। पर जब रानी ने अपने घोड़े को एड़ लगाई तो वो टस से मस न हुआ। व्यर्थ ही उसने फिर से एड़ लगाई और वो पीतल का बन गया। आखिर ये हो क्या रहा है? तुम बुरी औरत हो। तुम अपने ताज के योग्य नहीं हो। मेरी कामना थी कि मैं खुद तुमको परखूं और जो कुछ मैंने सुना था वो सच है। अब मुझे इस पर कुछ शक नहीं है, पर तुम देखोगी कि क्या परियों पर हंसा जाता है। प्लसीडा ने परियों की रानी को मुटीनोसा के कारनामों के बारे में बताया और रानी ने सुझाव दिया कि मुटीनोसा को पीतल का बना दिया जाए। प्लसीडा, जो दयालु और सुशील थी, उसने उससे विनती की कि उसे इतनी कड़ी सजा ना दी जाए। तो ये तय हुआ कि मुटीनोसा जीवन भर के लिए उसकी गुलाम बन जाए, जब तक कि उसकी जगह लेने को उसका बच्चा नहीं हो जाता। हक से तुम्हें मेरी नौकरानी होनी चाहिए, पर क्योंकि तुम राजसी घराने में पली बड़ी हो तो शायद ये परिवर्तन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा हो। इसीलिए मैं तुम्हें आज्ञा दूंगी कि तुम मेरे कमरे की सफाई करो और मेरे नन्हे कुत्ते को नहलाओ। मुटीनोसा ने एक बहुत प्यारी नन्ही बच्ची को जन्म दिया और जब वो फिर से स्वस्थ हो गई तो परी ने उसे उसके अतीत के जीवन पर एक अच्छा भाषण दिया। उससे वादा लिया कि वो बेहतर व्यवहार करेगी और उसे वापस राजा के पास भेज दिया। प्लसीडा ने स्वयं को पूरी तरह नन्ही राजकुमारी को सौंप दिया। उसने सोचा कि वो किस परी को बुलाएगी उसकी गॉड मदर बनने के लिए और उसे सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम उपहार देने के लिए। अंत में उसने 2 दयालु परियों के बारे में फैसला किया। उन्होंने फैसला किया कि वो उसके लिए जो भी कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। उन्होंने उसका नाम रखा ग्रेजियाला। आप जानती हो प्रिय बहना कि सबसे आम सजा जो नफरत के लिए हमारे यहाँ दी जाती है वो है सुंदरता को कुरूपता में बदलना, बुद्धिमानी को बेवकूफी में या उस व्यक्ति का रूप ही पूरी तरह बदल देना। मेरे ख्याल से सबसे उत्तम योजना तुम में से एक को होगी कि उसे सुंदरता दे, दूसरी उसे दे अच्छी समझ, जबकि मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगी कि उसे कभी भी किसी और रूप में नहीं बदला जाएगा। दोनों गॉड मदर सहमत हो गई और जैसे ही उस नन्ही परी ने उनके उपहार पा लिए वो चली गई। प्लसीडा ने स्वयं को बच्चे की शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया और वो अच्छी तरह से सफल भी हुई। पर नन्ही ग्रेजियाला इतनी सुंदर निकली कि जब वो अभी बच्ची ही थी तो उसकी प्रसिद्धि विदेशों में फैल गई, बहुत ज्यादा फैल गई। एक दिन प्लसीडा हैरान हो गई जब परियों की रानी उसके यहाँ पधारी। मैंने सुना है और मैं हैरान भी हुई हूँ मुटीनोसा से तुम्हारे व्यवहार के बारे में। तुमने उसके साथ बहुत शालीन व्यवहार किया जब वो तुम्हारे साथ थी, और अब मैं आई हूँ उसके ऊपर ज्यादतियों का बदला लेने के लिए उसकी बेटी से। तुमने इस बात को सुनिश्चित किया है कि वो बड़ी होकर सुंदर और बुद्धिमान बने और उसका रूप भी ना बदला जा सके। मैं उसे एक सम्मोहन की कैद में डाल दूंगी और वो वहाँ से तब तक नहीं जाएगी जब तक वो स्वयं को एक प्रेमी की बाहों में नहीं पाती जिससे वो प्रेम करती हो। मेरा ये कर्तव्य होगा कि मैं ये सुनिश्चित कर लूं कि ऐसा कभी ना हो। जब वो तकरीबन बड़ी हो गई तो ग्रेजियाला न केवल उपलब्धियों से लैस थी बल्कि वो एक प्यारी लड़की भी थी। बनेटा, आओ देखो, ये क्या हो सकता है? ये जरूर एक जल पुरुष होगा। एक पुरुष तुमने कहा? चलो जल्दी से वहाँ जाएं और उसे नजदीक से देखें। वो एक सरकंडू की टोकरी उठाए था जिसमें बहुमूल्य सीप थे जिसे उसने राजकुमारी को पेश किया। यह कितना भयानक प्राणी था। मेरे ख्याल से सभी पुरुष उस जैसे नहीं होते। नहीं, बेशक नहीं। ग्रेजियाला ने विनम्रता से उपहार स्वीकार किए जो वो लाया था। इसके बाद वो हर शाम आता और अपना शंख बजाता
या राजकुमारी के खिड़की के नीचे गोते लगाता, करतब दिखाता। वो बालकनी तक जाकर उसके पास जाने की संतुष्टि ग्रहण करती, पर वो कभी प्रवेश द्वार पर नहीं जाती। ये टावर हमारे लिए सबसे अच्छी जगह है क्योंकि हम पूरी तरह जल से बाहर नहीं रह सकते। उनेटा ने उनको अंदर आने का न्योता दिया और उन्होंने निचले तल पर जगह ले ली जो पूरी तरह पानी से भरा था। इसमें कोई शक नहीं मोहतरमा, आपने जमीन पर रहना छोड़ दिया है प्रेमियों की भीड़ से बचने के लिए, पर मेरा भाई पहले ही आपके प्रेम में डूबा जा रहा है। इस पर राजकुमारी ने अपना पूरा इतिहास जलपरी को बताया, जिसने उसे यकीन दिलाया कि उसे ये सुनकर कितना अफसोस हुआ है। शायद किसी दिन तुम्हें तुम्हारी मुश्किलों से बाहर आने का रास्ता मिले। मुझे ये कहना ही पड़ेगा कि वे सब पहले की तरह भयानक नहीं है। अब हम और ज्यादा इस भयानक अकेलेपन में नहीं रहेंगे। हे भगवान, नौजवान लोग कितने आशावान होते हैं, पर उस प्रेमी का क्या जिस पर तुमने जादू डाला है? मैं उससे कभी प्रेम नहीं कर सकती, पर वे शायद हमारे कुछ काम आ सके। जलपरी अक्सर वापस आती। हर बार वो अपने भाई के प्रेम के बारे में बताती और हर बार ग्रेजियला उस कैद से छूटने की अपनी इच्छा के बारे में बताती। कुछ बातचीत के बाद ग्रेजियला उसे टावर को अंदर से दिखाने को राजी हो गई। उनेटा जलपरी के साथ नीचे रुकी रही। एक बहुत ही चतुर कलाकार होने के नाते बुनेटा ने एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान का चित्र बनाया था, जिसके खूबसूरत घुंघराले बाल थे, बहुत ही सजीला रंग रूप और खूबसूरत नीली आंखें। उसने उसे खत्म करके ग्रेजियला को दिखाया। मैं इस पर जरा भी विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि इस संसार में कोई भी इतना खूबसूरत पुरुष हो सकता है, पर मेरे ख्याल से मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगी, तो फिर क्या फायदा। हे भगवान, मैं कितनी नाखुश हूँ। अब इस राजकुमार ने सम्मोहन भरे मीनार के बारे में सुना था और उसने पक्का इरादा कर लिया था कि जितना करीब हो सके वो उसके करीब जाएगा, पर उसके दल ने उसे खतरनाक समझकर उसका विरोध किया। तुम निश्चय हमें मौत के मुंह में ले जाओगे, सूखी जमीन पर एक लंगर डालोगे और फिर मैं एक दयालु परी को ढूंढूंगा जो हमेशा मुझ पर मेहरबान रही है। राजकुमार उस नजदीकी जगह पर उतरा और कैप्टन को भेजा कि परी की सलाह और मदद की विनती करे। मैंने इस मामले के बारे में सुना है और मैं एक भरोसेमंद कबूतर को भेजने वाली हूँ इसे परखने के लिए। क्या कहीं कोई कमजोर स्थान है जहाँ से वह घुसा जा सके? सुंदर राजकुमारी, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ और विनती करता हूँ कि मेरा प्रेम स्वीकार करें और विश्वास करें कि मैं आपको छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं आपसे प्रेम करता हूँ राजकुमारी। आर्थर। तुम कहते हो तुम मुझसे प्रेम करते हो, पर मैं तुम्हें बिना देखे तुमसे प्रेम करने का वादा नहीं कर सकती। इस संदेश वाहक के जरिए अपना चित्र भेजो। यदि मैं तुम्हें ये वापस करूंगी तो तुम्हें उम्मीद त्याग देनी होगी, पर यदि मैं इसे रख लूंगी तो तुम जान जाओगे। ग्रेजियला। 1 घंटा आराम करने के बाद वो छोटे से भरोसेमंद पक्षी को दोबारा भेजा गया जो राजकुमार का चित्र उठाए था। चलो अब और समय ना गवाएं। मैं तुम्हें खुश कर सकती हूँ तुम्हें एक छोटा सा पक्षी बनाकर, पर मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि सही समय पर तुम्हें असली रूप प्रदान कर दूं। किस लिटिल बर्डी। राजकुमारी थक गई और बिस्तर पर सो गई। उसी समय उसका सम्मोहन खत्म हो गया और मीनार हिलने लगा और टूटने लगा। उनेटा चोटी पर दौड़ गई ताकि वो अपनी प्रिय राजकुमारी के साथ कम से कम नष्ट हो सके। जैसे ही उसने ये किया, दयालु परी प्लसीडा के साथ आ पहुंची, एक वेनिशियन ग्लास की बनकर, जिसे 7 बाज खींच रहे थे। जल्दी आ जाओ, मीनार डूबने ही वाला है। उन्हें पता चला कि रानी मुटीनोसा कुछ साल पहले गुजर गई।
पर उसका दयालु पति राजा जेम्स अभी भी शांतिपूर्वक जी रहा था, अपना देश खुशी और शांति से चलाते हुए। उसने अपनी बेटी को बहुत हर्ष से स्वीकार किया और सुंदर राजकुमारी के लौटने पर पूरे राज्य में खुशियां मनाई। अगले ही दिन उसकी शादी हुई और बहुत दिनों तक नृत्य, भोज, खेलकूद प्रतियोगिताएं, संगीत कार्यक्रम और कई किस्म के मनोरंजन जो पूरी रात और पूरा दिन चलते रहे। राजकुमार और राजकुमारी हमेशा राजी खुशी रहने लगे।